Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 30 which is from the inorganic chemistry और यहाँ हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से जो कि periodic classification of elements and periodicity से ताल्लुक़ रखता है और आप जानते हैं कि ये बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए स्टूडेंट्स हम अभी से डिस्कस करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 30 उसका ताल्लुक जो है बुक 2 चैप्टर नंबर 1 से है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें देखें ज़रा, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। हम जानते हैं कि यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू स्टडी हम यहाँ कह सकते हैं पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जरा, जो इंपॉर्टेंट चीज है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए यानी पीरियोडिक टेबल के लिए दैट इज द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है? द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सम गैप्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जब आप एक खास ग्रुप की बात करते हैं जब वो रिपीट होता है तो एक खास ग्रुप के अंदर हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, तो दिस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी और यही बेसिक वजह है पीरियोडिक टेबल की। आगे चलें जरा। अब अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के हवाले से हमारे पास अर्राजी जो कि एक अरेबियन साइंटिस्ट है, इसने एलिमेंट्स को केमिकल और आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे एलिमेंट्स को क्या किया था? क्लासीफाई किया था। और जो नाम है एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स के, डियर स्टूडेंट, ये इसी जो है साइंटिस्ट का काम है। इधर देखें डोब्राइनर्स ट्राइएड्स, अगर इनकी बात करें तो एक जर्मन जो है कि केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट? तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाए जिन्हें ट्राइएड्स कहा गया और वो जो एलिमेंट्स थे वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल थे और उसकी खास बात ये थी कि पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था, एटॉमिक मास था, और जो मिडिल एलिमेंट था वो उसका मास जो है इन दोनों के एवरेज के बराबर था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर या कह लें उस वक्त के प्रेजेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई न कर पाया और ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद देखें ज़रा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव की जब बात करते हैं तो एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे पास जो है एलिमेंट्स जो है उन पे आप कह सकते हैं ऑक्टेव्स बनाए और ऑक्टेव्स के मुतालिक हम ये कहते हैं कि एवरी 8th एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से मुतालिक थी और हम ये कह सकते हैं कि उसके जैसी थी और इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जाना जाता है। मेंडलीव्स आप इसके बाद आता है मेंडलीव का काम, और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे न्यूलैंड्स की तो इसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास डिमिट्री मेंडलीव, इसका पीरियोडिक टेबल है। ये एक रशियन केमिस्ट था। ये वो पहला जो है केमिस्ट है जिसने फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल जो है बनाया, इसके अंदर ग्रुप्स भी थे जो वर्टिकल कॉलम्स थे, इसने पहले दफा इन्हें ग्रुप्स कहा और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इसके जो है पीरियोडिक टेबल की, दीज वर कॉल्ड द पीरियड्स। पहले दफा पीरियड्स और ग्रुप्स का नाम जो है हमारे पास डिमिट्री मेंडलीव ने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे एक एमसीक्यू कोट करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियरिफाई किया जाए। फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड बाय डिमिट्री मेंडलीव और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ, डियर स्टूडेंट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज एंड नन ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि एटॉमिक मास वो प्रॉपर्टी है यानी वो पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है फॉर द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन फॉर द एलिमेंट्स या फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हम इसको हमारे पास जो है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ देखें जरा, एक नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मेड बाय मोज़ेले। यहाँ आपके पास जो है आप इसे मेड बाय मोज़ेले लिख सकते हैं, ठीक है, मेड बाय मोज़ेले। अच्छा ठीक है, मोज़ले नाम का जो साइंटिस्ट था उसने कौन कौन सी हमारे पास जो है क्या बनाई भला इंप्रूवमेंट्स की मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर और उसे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर बदला। सबसे पहले पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट देखें जरा, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मैसेज पे मुश्तमिल था। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मसला था जिसे पहले दफा जब 1911 में मोज़ले ने हमारे पास क्या किया, एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया
और फिर बाद में ये कहा गया कि एटॉमिक नंबर ठीक है वो बेस्ट प्रॉपर्टी है इनको अरेंज करने के लिए। तो 1913 तक हमारे पास मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल है उसको रीअरेंज किया और नया पीरियोडिक टेबल बनाया, उसे मोज़लेस पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मसला हल किया गया। उसके बाद जो है जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस वक्त जो आपके पास 8th A एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं वो डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब डिस्कवर हुई तो मोज़ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन्हें अरेंज किया। तो उसके बाद जो है सेपरेशन की A और B टाइप के मॉलिक्यूल्स की, यानी जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक ही जगह पे रखा गया था, हालांकि दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा वेरिएशन पाई जाती थी। जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इंप्रूव किया मोज़ले ने तो इनके लिए अलग-अलग ग्रुप्स का इंतखाब किया। ए के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया और बी ग्रुप्स के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मोज़ले ने जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको रखा। उसके बाद देखें जरा एंड पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है, फॉर द ब्यूटी ऑफ पीरियोडिक टेबल लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर रीअरेंज किया गया। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये जो सारी की सारी मतलब इंप्रूवमेंट्स हैं ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू की खूबसूरती ये है कि हमने सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स को एक ही मतलब एमसीक्यू के अंदर जो है समूह दिया है। ये बड़ा मतलब जो है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें जरा, हमारे पास यहाँ पे हम बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड ए। यहाँ देखें जरा, सेकंड ए का ताल्लुक अगेन मैं बात कर दूं कि हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल को जाहिर कर रहा है और ये हमारे पास जो है इसके अंदर जो है हम बात करते हैं नॉर्मल एलिमेंट शामिल हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है। यहाँ देखें जरा, अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ देखें जरा, बेरिलियम भी है, मैग्नीशियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है, लेकिन जिंक यहाँ मतलब जो है कि नहीं है। तो जिंक का ताल्लुक जो है सेकंड बी के साथ है। यहाँ याद रखिए कि हमारे पास जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था तो इन सारे एलिमेंट्स को जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है और हमारे पास जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, इनको इकट्ठे रखा गया था, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पाया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं जरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्रुप्स की बात करेंगे। टोटल ग्रुप्स इसके अंदर 10 हैं बी टाइप और 8 जो है डियर स्टूडेंट इसमें क्या है, ए टाइप। तो टोटल ग्रुप्स जो है इसमें 18 हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ग्रुप्स जो है उसकी बात हम करते हैं, विच इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रुप्स। इनमें कौन सी बात है जो ग्रुप्स के मुतालिक इनकरेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं, ग्रुप नंबर बराबर है जी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, बिल्कुल सही है जी। ग्रुप नंबर शो करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, ये भी बात सही है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी, ये भी बात सही है। तो डियर स्टूडेंट डेल्टा पे देखते हैं, देखें जरा ग्रुप नंबर का ताल्लुक वैलेंसी से कैसे है। मोस्टली ऐसा होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वही वैलेंसी होती है, लेकिन आखिरी शेल्स में हमारे पास जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी होती है। तो डेफिनेटली ये वैलेंसी का आइडिया हमें जो ग्रुप है उससे मिलता है। उसके बाद हम देखें ग्रुप नंबर शोन बाय अरेबिक न्यूमरल्स। डियर स्टूडेंट ये गलत है। जो मोज़ले है उसने हमारे पास जो है जो रोमन न्यूमरल्स हैं, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, इसके जरिए से क्या किया था, इसके जरिए से ग्रुप्स जो हैं उनको जाहिर किया था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। इसके आगे देखें, विच इज इनकरेक्ट अबाउट पीरियड्स। सबसे पहले अल्फा शेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, बिल्कुल सही है जी। यानी जो पीरियड नंबर है यहाँ पे हमारे पास जो है शेल नंबर का ताल्लुक पीरियड नंबर से है। आप यहाँ पे पीरियड के बारे में कह सकते हैं, यहाँ पे भी आप पीरियड कह सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखें इसका ताल्लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है। पीरियड आइडिया अबाउट द पोजीशन एंड एटॉमिक रेडियस, पोजीशन ऑफ एलिमेंट भी बताता है और इसके अलावा जो है आप ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल डियर स्टूडेंट। और इसके साथ ही एटॉमिक रेडियस भी बताता है ये। इसके अलावा टोटल 7 पीरियड्स हैं, ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब है अल्फा बीटा चार्ली तो ठीक है, लेकिन डेल्टा में देखें शोन बाय रोमन न्यूमरल्स डियर स्टूडेंट, इन्हें अरेबिक से जाहिर किया गया था। अरेबिक न्यूमरल जो है अगर लिखा होता तो ठीक था। इसका मतलब है ये बात यहाँ पे डेल्टा जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट किसके वाला, हमारे पास पीरियड से मुतालिक। डियर स्टूडेंट देखें इससे आगे हमारे पास जो है
इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर यूज होती हैं, कौन कौन से ग्रुप्स के लिए क्या क्या नाम या क्या क्या मतलब जो है बाय नेम फैमिलीज हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी इंफॉर्मेटिक्स इसके अंदर मौजूद है, बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस बातें मैं आपसे करूंगा। देखें, फर्स्ट ए के लिए आप कहते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड ए के लिए क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तो आप जानते होंगे, और जो डी एलिमेंट्स हैं या एफ एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, और बिस्मिथ है, इनके लिए हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट क्या बोला, नाइकोजेंस, क्या कहते हैं नाइकोजेंस, ये याद रखनी है बात। चाल्कोजेंस जो है डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैलोजेंस अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो ये देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, आप इनके लिए यानी 7th जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। एस्टाटीन जो है हम कहते हैं ये प्योर हैलोजन नहीं है क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर भी नहीं है। एरोजेंस हम नॉवल गैसेस को या इनर्ट गैसेस को कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें आज जो मैंने यहाँ पे फैमिलीज के नाम लिखे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट ये जो बात आपसे मैंने की है ये बहुत सारे एमसीक्यूज को मुख्तलिफ नामों के साथ मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको याद होने चाहिए। यहाँ वो कह सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू क्या बोला नाइट्रोजन्स, वो कह दे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है चाल्कोजन है, इट्स नॉट नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे नोबेल गैसेस से पूछ सकता है। अच्छा आगे चलते हैं ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में डियर स्टूडेंट हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लॉक्स कैसे बनाए गए हैं, कैसे इनका ताल्लुक किससे है जी। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, उनका जो नाम है वो किसके बुनियाद पे है जी, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा। सब शेल्स यूज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है, इसका मतलब है हमारा अल्फा ठीक ऑप्शन है। आगे देखते हैं साइज ऑफ एन एटम, नहीं जी इसका ताल्लुक इससे नहीं है। कंडक्टेंस इससे भी नहीं है। मेटेलिक कैरेक्टर इससे भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसका ताल्लुक किससे है, सब शेल यूज इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो राइट ऑप्शन अल्फा होगा। उसके आगे देखें जरा, आज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं देखें जरा, एटॉमिक साइज है, आयनिक साइज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है और आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट्स है, कंडक्टेंस आप कह सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर कह सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे आ सकती हैं डियर स्टूडेंट। उनको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। वेल डियर स्टूडेंट यहाँ देखें जरा, हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक साइज को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए देखें जरा, मैंने सबसे पहले एक एमसीक्यू कोट किया है कि एटॉमिक साइज शोन बाय विच टाइप ऑफ ग्राफ इन पीरियोडिक टेबल। ये स्टूडेंट देखें जरा, यहां आपके पास अगर वो बात कर रहा है पीरियड, तो पीरियड के अंदर तो एटॉमिक साइज कम होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है तकरीबन, और इसके साथ साथ एक और बात सुन लें जरा, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा उसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज कम होता है, तो ग्रेजुअल डिक्रीज सिर्फ इससे जाहिर हो रहा है, और ये हमारे पास किसको जाहिर कर रहा है जी, पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज के मतलब जो है ट्रेंड को जाहिर कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। डियर स्टूडेंट अगर यहां देखें डेल्टा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, यहां अगर देखा जाए तो ये मेल्टिंग पॉइंट ग्राफ है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका ताल्लुक जो है, अगर यहां से वो आपसे पूछ ले, एमसीक्यू पूछ ले कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड है इन पीरियड वो कैसे शो होगा, वो इससे जाहिर होगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग से होता है, जो कि चौथे ग्रुप तक यानी 4th A तक बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, उसके बाद कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये हमारा ट्रेंड होगा किसका वाला, मेल्टिंग पॉइंट का। तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे ग्रुप 4A वालों के। अच्छा आगे चलते हैं, यहां देखिए विच वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप। और डिक्रीज नहीं डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप के हवाले से तो ये इंक्रीज आएगा। क्या आएगा? इंक्रीज। याद रखिएगा कि मतलब जो है इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज है इन ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। देखें जरा, सबसे पहले एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, बिल्कुल सही है जी। इसके बाद इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ये भी सही है जी। डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखें इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये डियर स्टूडेंट चूंकि रॉन्ग है तो ये नॉट रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा, क्योंकि वही क्या है, इनकरेक्ट अबाउट दैट है।
डियर स्टूडेंट उससे आगे देखें जरा, विच वन हैज लार्जेस्ट साइज, इनमें सबसे ज्यादा साइज जो है लार्ज किसका है। देखें जरा, यहाँ पे आयंस की बात हो रही है, एटम का कंपैरिजन, यानी कि हमारे पास अब यहाँ हम बात कर सकते हैं एटम वर्सेस एनाइन है। तो यहाँ देखें अल्फा पे नियॉन है, बीटा पे क्या है फ्लोराइड है, चार्ली पे ऑक्साइड है एंड देन नाइट्राइड है। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेकअप सबका सेम है, लेकिन साइज सबसे ज्यादा उसका होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक साइज, याद रखिएगा। हिंट मैंने आपके सामने दे दिया है, R3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ R2 नेगेटिव, देन R नेगेटिव एंड देन R। आपके पास ये हिंट है, ये इसका सारा सॉल्यूशन है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नाइट्राइड होगा। डियर स्टूडेंट उससे आगे देखें, विच हैज स्मॉलेस्ट साइज, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या है, किसका होगा? कैटाइन का साइज इससे अगेंस्ट होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ऐसे ऐसे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और डियर स्टूडेंट उससे क्या होता है कि हमारे पास जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑन कैटाइन अगर बढ़ता है तो हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या होगा कि एटॉमिक साइज यानी आयनिक साइज डिक्रीज करेगा। यहां देखें जरा, ट्रेंड आपके सामने है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम होगा। यहां देखें जरा, अब नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। अगर यहाँ हम बात करते हैं एनाइंस के केस में तो ट्रेंड इस तरह से होगा। ये दोनों आप बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपके सामने मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर, मुख्तलिफ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये आपने याद रखने हैं स्टूडेंट। इसके आगे देखें, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो क्या होती है डियर स्टूडेंट, एब्जॉर्ब्ड होती है टू रिमूव, ठीक है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड, हम कह सकते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ है किसकी भला, स्ट्रेंथ है किसकी भला, हमारे पास अट्रैक्शन की बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन और आखिरी शेल के अंदर, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, जो अट्रैक्शन है उसकी मेजरमेंट है। ये एंथैल्पी हमारे पास उस स्ट्रेंथ को, जो अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है उसको मेजर करती है। देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इसके लिए अक्सर एक बात पूछी जाती है, व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए देखें जरा, सोडियम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या आ गया जनाब, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है प्लस 496 किलो जूल पर मोल। लेकिन याद रखिएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2, 8 एंड 1। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को चूंकि छेड़ रहे हैं, अब हम अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2, 8 से निकालेंगे, जो कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहां देखें हम इसे क्या बना देंगे, अनस्टेबल बना देंगे, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। इसलिए इसकी एनर्जी देखें, जब हमारे पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो 45 आपके पास जो है 62 यानी 4562 किलो जूल पर मोल है, जो इस चीज की इंडिकेशन है कि इसके अंदर आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। सो इट मेक मोनोपॉजिटिव कैटाइंस। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके स्टेबल शेल को छेड़ रहे हैं, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी हमेशा 1 होगी, सेकंड नहीं होगी। तो जो एब्रप्ट बिहेवियर है इंक्रीज का किसके अंदर, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, वो डिक्टेट करता है, वो इंडिकेट करता है, वो आपको एक्सप्लेन करता है किस चीज के बारे में, वैलेंसी के बारे में। डियर स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके सामने मैंने शेयर किया है, आप इसे याद रखिएगा। इससे आगे चलते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो उसके आखिरी शेल में, चूंकि देखें उसका एटॉमिक नंबर क्या है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 2, 8 और 2। आखिरी शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट के लिए देखें ये आपके पास आ गई 738, सेकंड के लिए ऑब्वियसली हायर होगी 1451 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप यहां से देखें, ये देखें 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां आ गई। अब अगर यहां से इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना डियर स्टूडेंट, तो यहां आप देख सकते हैं 7, आप कह सकते हैं 1730 किलो जूल पर मोल एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा है। अब ये एब्रप्ट इंक्रीज जाहिर कर रहा है किसको भला, हमारे पास के यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, अट्रैक्शन किसकी भला, न्यूक्लियस की ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था
कि ये उसी की मैयर होती है। तो हम यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखी, उनसे भी आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उससे आगे चलते हैं। इसका ट्रेंड जो है पीरियड के अंदर क्या है जी, देखें आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, और उसके साथ साथ इफेक्टिव चार्ज, इन देखें दोनों के बढ़ने से एटॉमिक साइज कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। हाँ, अलोंग द आप कह सकते हैं क्या, ग्रुप फ्रॉम आप कह सकते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, और इफेक्टिव जब यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, वो डिक्रीज होता है। डियर स्टूडेंट, ये थी वो चीजें जो हम किसके मुतालिक बात कर रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक। नोट कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने है कि जो सेकंड और फिफ्थ ए हैं, या आप कह सकते हैं एट्थ ए हैं, वो एबनॉर्मल इंक्रीज जाहिर करते हैं किसके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती हैं। लेकिन याद रखिएगा सेकंड ए NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ, इस वजह से चूंकि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास वो हैं, आखिरी सब शेल की बात कर रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल है, और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू थर्ड। ठीक है, ए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जब हम फिफ्थ ए की बात करेंगे तो उसके एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सिक्स्थ ए से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनमें PX, PY और PZ में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑर्बिटल में जब भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और एम्प्टी ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, उससे आगे चलते हैं कि विच हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। डियर स्टूडेंट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। क्यों? साइज सबसे छोटा होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे स्टेबल होती है। इससे डियर स्टूडेंट, इसको मजीद एलैबोरेट करने के लिए अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। वेल डियर स्टूडेंट, यहां देखें जरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो यहां कुछ चीजें मैंने आपके सामने पॉइंट्स की सूरत में काफी सारे एमसीक्यूज लिख दिए हैं कि इसकी पहली वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन जब होता है तो यहां एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो फिर वैल्यूज जो है वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। मींस दैट कि उस वक्त ये एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। और याद रखिएगा कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज वैल्यूज जो हैं वो सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती हैं। अब मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज जो है डियर स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट से मुताल्लिक एक्सप्लेन करने लगा हूं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक पैकिंग से है, और पैकिंग का ताल्लुक जो है डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग से है। किससे है डियर स्टूडेंट? अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। तो यहां देखें जरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौथे ग्रुप तक जब हम फोर्थ ए तक जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग के लिए बढ़ते हैं, और डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि उससे आगे कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स किसके होंगे? फोर्थ ए वालों के। और एक और बात, मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे तक डाउन द ग्रुप जो है क्या होते हैं? डिक्रीज करते हैं, यानी हायर मोस्ट होंगे किसके? अपर मोस्ट एलिमेंट के, और लोअर मोस्ट के क्या होंगे? अब आपके पास मेल्टिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। एक और बात, नॉन मेटल्स के केस में जब हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे। उसकी वजह क्योंकि वहां लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और वो एटॉमिक साइज के साथ ज्यादा ताल्लुक है उनका, क्योंकि वो ज्यादा पोलराइजेबल होंगे। जितने ज्यादा साइज होंगे, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होता है उतना ज्यादा वो पोलराइजेबल भी होते हैं। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो डियर स्टूडेंट नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। यहां देखें जरा, तीन एमसीक्यूज मैंने आपके सामने तीन तरह की मेल्टिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए रखे हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। पूछा है इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो कार्बन का है। उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट? 4 होंगे। इससे आगे देखें जरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एक ही ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, तो जो टॉप मोस्ट है, सबसे स्मॉल है, पैकिंग स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? ज्यादा है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ अल्फा है, यहाँ चार्ली है। इसके अलावा देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो डियर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हैलोजन या नॉन मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, पोलराइजेबिलिटीज बढ़ती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, और डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन, आयोडीन लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन ग्रेइश ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। देखें अगर आपको कलर भी बताऊं, फ्लोरीन पेल येलो कलर की है। इसके अलावा आपके पास जो है आप कह सकते हैं क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश
येलो कलर की है। इसके अलावा हम बात करते हैं, और ये लिक्विड है, ब्रोमीन की बात करते हैं, रेडिश ब्राउन लिक्विड है। और जब आयोडीन की बात करते हैं तो ये ग्रेइश ब्लैक कलर का सॉलिड होता है डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। इससे आगे देखें जरा, हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा जी, डेल्टा। यहाँ देखें जरा, बाइनरी कंपाउंड्स की बात करते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट जिनमें दो एलिमेंट्स मौजूद हों। इनमें तीन तरह के कंपाउंड्स हमने डिस्कस करने हैं, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं जो वो दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है। इनमें देखें आयनिक होंगे, तमाम के तमाम मेटेलिक, जो मतलब जो है कि जिनमें याद रखिएगा जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की क्या होती है, कम, उनके साथ जब हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्राइड्स जो बनते हैं डियर स्टूडेंट याद रखिएगा वो सारे के सारे आयनिक होते हैं। जब ये नॉन मेटल्स के साथ मिलेगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। इसके अलावा जब ये इंटरमीडिएट टाइप के कब बनाएगा, उन आपके पास जो है मेटल्स के साथ जब ये मिलेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज थोड़ी सी ज्यादा होंगी, पोलराइजेबिलिटीज भी ज्यादा होंगी, तो वहां कोवेलेंट कैरेक्टर चूंकि ज्यादा होगा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर से मुराद ओवरऑल हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम पोलराइजेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। उस वक्त ये क्या होंगे डियर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट टाइप के क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। इसके अलावा देखें हैलाइड्स, ये भी तीन क्लासेस हैं इसकी, नंबर 1 आयोनिक, नंबर 2 कोवेलेंट एंड नंबर 3 पॉलीमेरिक। डियर स्टूडेंट यहां देखें जरा, आयनिक के केस में जब ये एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्योर आयोनिक क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। और डियर स्टूडेंट हमारे पास याद रखिएगा इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और आयोनिक बॉन्डिंग की बुनियाद पर हम इसे क्या कह रहे हैं, आयोनिक हैलाइड्स कहेंगे। उसके अलावा देखें जरा, कोवेलेंट हमारे पास जो हैलाइड्स हैं वो नॉन मेटालिक हैलाइड्स को क्या कहते हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स। इसके अलावा पॉलीमेरिक उन कैटाइंस के साथ जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होंगी, उस वक्त हैलोजन का एटम ब्रिज मतलब जो है कि एटम के तौर पे काम करेगा, वो दो या दो से ज्यादा मतलब क्या करेगा, कैटाइंस को जोड़ेगा, और उस वक्त जो ये क्या बनाएगा, हैलाइड्स। दीज वर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहेंगे जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहलाएंगे। द लास्ट वन हमारे पास ऑक्साइड है, उसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्साइड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तीन तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। देखें जरा, सबसे पहले होंगे हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स मेटल्स बनाते हैं। और हमारे पास डियर स्टूडेंट एम्फोटेरिक, हमारे पास देखें जरा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा यहाँ देखें जरा, हमारे पास क्या है, BeO यानी बेरिलियम ऑक्साइड। इस तरह के ऑक्साइड्स क्या होंगे, एम्फोटेरिक, जो एसिडिक के साथ बेसिक के तौर पे रिएक्ट करेंगे और बेसिक के साथ एसिडिक के तौर पे रिएक्ट करेंगे, डुअल नेचर शो करेंगे। एम्फोटेरिक, एम्फी से निकला है जिसका मतलब होता है डुअल, ठीक है, और जिसका डुअल कैरेक्टर हो, डुअल बिहेवियर हो, ठीक है। टेरिक असल में बिहेवियर को कहते हैं। तो डुअल बिहेवियर वाले ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद देखें जरा, हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जो है, ये याद रखिएगा, वो अभी भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। उसकी वजह कि जो रेजेंबलेंस है किसकी वाला, हाइड्रोजन की, वो तीन ग्रुप से मिलती है। सबसे पहले कि जिसके ऊपर वो रखा हुआ है, जो हमारे पास फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन इज नॉट एन अल्कली मेटल, याद रखिएगा। उसे फिर यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि इसकी कुछ रेजेंबलेंस है फर्स्ट ए के साथ। नंबर 1 कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अल्कली मेटल्स में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 2 इसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे के मोस्टली क्या करता है, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन बनाता है, और वो मोनोपॉजिटिव आयन है, जो कि सारे के सारे अल्कली मेटल्स मोनोपॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास जो है इसके आखिरी शेल में जब हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम जब बात करेंगे इसके कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, तो उन सब में इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो कि उन सब के बराबर है। लेकिन ये डिसिमिलर है इससे, क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो है नॉन मेटल है, जबकि बाकी सारे मेटल्स हैं। इसके अलावा इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसे चाहिए भी एक, और ये मिलके हाइड्राइड बना लेता है। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, कभी भी एल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, बिकॉज दे आर प्योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। डियर स्टूडेंट ये थी रिजेंबलेंस और डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में और फर्स्ट ए के बारे में। फोर्थ ए के अंदर इसे क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि इनका ये आपके पास जो है नॉन मेटल है। डियर स्टूडेंट दूसरी बात क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तीसरी बात क्या है डियर स्टूडेंट, इसका आखिरी शेल हाफ फिल्ड है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही मजीद चाहिए। अब ये तमाम की तमाम चीजें इसे सिमिलर करती हैं फोर्थ ए से, क्यों, क्योंकि फोर्थ ए वाले आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 4 ही चाहिए, 8 होते हैं,
हाफ फील्ड हो गए ना, वो भी नॉन मेटल्स हैं, ये भी नॉन मेटल है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए भी सिमिलर है। इसके अलावा देखें डिससिमिलैरिटीज क्या है डियर स्टूडेंट, देखें जरा, हमारे पास जो फोर्थ ए है उसे उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितने, सिर्फ 1। चाहिए कितने उन्हें, फोर्थ ए वालों को 4, इसे कितने चाहिए, 1। यहां देखें ये कैटाइन बनाता है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज उसके मुकाबले में क्या है, कार्बन के मुकाबले में या कार्बन फैमिलीज के मुकाबले में कम है। एक और बात जरा गौर से सुन लें कि हमारे पास इन तमाम रीजंस की वजह से ये फोर्थ ए से डिससिमिलर हो गया। अब हम आते हैं हैलोजन की तरफ, यानी 7th ए की तरफ। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा हैलोजन के साथ इसकी सिमिलैरिटीज क्या है। नंबर 1, ये भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, वो भी गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो भी डायटोमिक होते हैं, हाइड्रोजन भी डायटोमिक एग्जिस्टेंस रखता है। नंबर 3, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उन्हें उसे चाहिए कितने, 1। तो हैलोजन को भी 1 ही चाहिए, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा ये हाइड्राइड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो भी क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। डियर स्टूडेंट ये थी इनके दरमियान सिमिलैरिटीज, जबकि डिससिमिलैरिटीज की बुनियाद पे हाइड्रोजन की बात करें आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है और हैलोजन के अंदर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि हम अगर इनकी बात करते हैं हैलोजन की, तो हैलोजन सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन कभी भी सॉल्ट नहीं बनाता। ये इसके साथ डिससिमिलैरिटीज थी। तो अभी भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहीं भी पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइबल नहीं है। ये थी डिबेट अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 13, इसको मैंने फुल इलैबोरेट किया, आपके सामने हर पॉइंट को क्लियर किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।